नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव में। आप सबको एक बात याद होगी कि जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम करीब 16 या 17 मैच लगातार जीत चुकी थी, लगता था कि अब ये टीम अजेय हो जाएगी। ये करीब 2002-03 के आसपास की बात है। उस समय एक टूर्नामेंट वो खेलने आई भारत। तो जब भारत वो टूर्नामेंट खेलने आई तो भारतीय क्रिकेट टीम ने उसके विजय रथ को रोका। ये अलग बात है कि वो सीरीज भारतीय टीम हार गई, लेकिन उसका जो विजय रथ चल रहा था उसको तो भारतीय क्रिकेट टीम ने रोक दिया। वही कुछ स्थिति हुई है एनडीए की इसके चुनाव में, इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में। ये 2014 से लेके 2024 तक लोकसभा चुनाव में 2019 तक तो अप्रत्याशित रहा। 283 से 303, फिर ये था कि इस बार 400 का आंकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी 400 का आंकड़ा तो छोड़िए, वो 240 में ही सिमट गई बीजेपी और 300 के अंदर ही एनडीए रह गई। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? भाई कुछ तो कारण होगा ना। लेकिन उससे पहले मैं अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। 2014 से लेके 2022 तक के चुनाव तक, यानी 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में जितनी बुरी तरीके से परफॉर्मेंस किया था अखिलेश यादव जी ने, उतने ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस उन्होंने 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में किया है। तो जाहिर सी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ना ही जश्न मना पा रही है और ना ही इंडी गठबंधन अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। दोनों, एक तरफ उदासी है और एक तरफ हारते हुए भी, हारने का मतलब कि अच्छी खासी संख्या आने के बाद भी उदासी है एनडीए के तरफ, यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ। बहरहाल मैं पॉइंट पे आता हूं। अखिलेश जी ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत सधे हुए अंदाज में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। मैं गाजीपुर में रहता हूं और गाजीपुर से सटे जो लोकसभा सीट है, जैसे घोसी हो गई, गाजीपुर खुद हो गई, आजमगढ़ हो गया, चंदौली हो गया, उधर बलिया हो गया और इधर बनारस। तो बनारस तो खैर ये केहन प्रकार 1.5 लाख से, मान लीजिए जीत तो 500 से जीत ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से विकास को दिखाते रहे उसके बाद भी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीतना, ये बहुत संशयात्मक प्रदर्शन आप कह सकते हैं। कि अगर, मुझे तो लगता है कि मोदी की जगह बनारस से कोई और रहा होता तो वो हार ही जाता। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। बहरहाल आप देखिए जिस तरीके से बीजेपी जातीय समीकरण को साध रही थी। बलिया में बाबू साहब थे, राजभर जी घोसी में थे, यादव जी आजमगढ़ में थे और राय साहब आपके गाजीपुर में थे और पंडित जी चंदौली में थे और मोदी जी खुद बनारस में थे। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यादव जी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी से थे, राय साहब घोसी से थे, पंडित जी समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे जी बलिया से थे और वीरेंद्र सिंह जी चंदौली से थे और यहां गाजीपुर से अफजाल अंसारी थे। समीकरण दोनों का सेट था। वो भी ब्राह्मण लड़ाए, वो भी यादव लड़ाए, है ना, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाए, वो भी पंडित जी लड़ाए। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ये जो समीकरण साधना था, ये गलत कहां हो गया? जीते तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा परफॉर्मेंस की है, नो डाउट, सरकार तो बनी रहा है, लेकिन पूर्वांचल ने जो उनके अखिलेश यादव की टीम ने उनके विजय रथ को रोका है, इस पे मंथन करना जरूरी है। और ये मंथन समाजवादी पार्टी के लिए भी जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी इतना उत्साहित हो जाए कि 2027 का महत्वपूर्ण चुनाव फिर वो हार जाए। और चुनौती दोनों के सामने है। अखिलेश यादव के सामने यह चुनौती है कि इस जीत को वो बरकरार रखें, इसको एक अच्छे 2027 के चुनाव में और बेहतर करके लाएं। और योगी एंड कंपनी के सामने यह चुनौती है कि वो जो लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते वो तीसरी बार भी जीते। यह चुनौती दोनों टीम के सामने और दोनों को इस समय बहुत धैर्य के साथ काम करना होगा। सबसे बड़ा मिस्टेक मुझे लगता है, पता है कहां हुआ है? जब नरेंद्र मोदी ने यह बोला था कि हम 400 जीतेंगे, ध्यान से सुनिएगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था कि हम 400 जीतेंगे, जिसमें से कि 370 जो सीट होगी वो केवल भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो जैसे ही 400 का आंकड़ा दिया तो इनके जो कार्यकर्ता हैं वो बैक साइड में चले गए, बैक फ्लैश में चले गए। अरे यार, अमित शाह ने जो कहा है वो हुआ है, नरेंद्र मोदी कह देते हैं तो हो ही जाता है, जेपी नड्डा भी चिल्ला रहे हैं।
तो 400 नहीं तो चलो 350 तो आ ही जाएगा, हम तो सरकार बना रहे हैं, क्या जरूरत है। तो ये उदासीनता हो गई थी। मैं तमाम युवाओं से मिलता था गाजीपुर के एज ए पत्रकार, तो मैं जब उनसे बात करता था तो बड़े एकदम स्थिर समझ में आता था उनको, अरे भैया ठीक है, एक सीट है, एक आठ हार जाएंगे तो क्या हुआ, 400 तो आई जा रहा है, कुछ नहीं होगा तो हम बहुमत में आ जाएंगे, हमारी सरकार तो बनी जाएगी। ये उदासीनता कार्यकर्ता की ले डूबी। और ये जो 400 का जो ये टारगेट था, ये एक ब्लंडर मिस्टेक हुआ। ठीक है, उन्होंने मेहनत की, और सबसे मजे की बात तो एग्जिट पोल की ऐसी की तैसी हो गई। एग्जिट पोल की ऐसी की तैसी हो गई। अब इन फ्यूचर एग्जिट पोल को लेके कोई आश्वस्त नहीं होगा। अगर मुझसे आप पूछिए तो मैं तो विपक्ष के एग्जिट पोल को परफेक्ट मानूंगा जिन्होंने ये बोला था कि 295, लेकिन 295 वो इंडी गठबंधन बोल दिया। उनको बोलना चाहिए था कि 295 के आसपास एनडीए रहेगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। बहरहाल अब सुनिए कारण क्या है। कार्यकर्ताओं में उदासीनता पहली, दूसरी 400 पार का नारा, और लोगों को विश्वास था कि 400 बोले हैं तो कुछ नहीं तो 370-80 तो आ ही जाएगा। ये इसके वजह से लोग बाहर नहीं निकले। तीसरा, बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में खास करके। मैं फिर से कह रहा हूं, बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, सरकार तो खैर वो बनाई रही है, लेकिन पूर्वांचल में अखिलेश यादव के रथ ने भारतीय जनता पार्टी के जो विचार थे, जो जीत का आकलन था, उसको उन्होंने रोक दिया है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आई, उन वैकेंसीज में क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, जिसके वजह से युवाओं में एक आक्रोश था, और युवा पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव जी के साथ। ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं है कि वो मोदी को हराना चाहते, लेकिन मोदी को एक संदेश वो दे रहे थे कि भाई आप समझ जाओ, अगर अब आप नहीं समझोगे तो ये चैलेंज अब आपके सामने आने वाला है। और हुआ वही। चौथा मुद्दा बेरोजगारी का था। महंगाई, कार्यकर्ताओं की उदासीनता पहला, दूसरा 400 प्लस का नारा, तीसरा बेरोजगारी, और चौथा महंगाई। इसको बीजेपी की आईटी सेल सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई। उसके बाद विपक्ष का जो सबसे तगड़ा नारा था वो क्या था, संविधान बचाओ। जबकि हर एक व्यक्ति ये जानता है कि 400 नहीं 543 सीट भी कोई पा जाएगा तो किसी की मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संविधान को बदल दे। संविधान नहीं बदल सकता है, वो संशोधन कर सकता है। पूर्व में 127 बार से ज्यादा कांग्रेस ने किया है अपने सहूलियत के हिसाब से। ये नारा उनका, जो मायावती के वोटर्स हैं, उनके दिमाग में ये बैठ गया और यहीं से वो बूम कर गए। हालांकि खटाखट योजना कितनी सफल होती वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सपासट चपासट ये जो जुमलेबाजी हो रही थी वो कितना सफल होती वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। एक चीज और, जेपी नड्डा का ठीक बीच में बयान देना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमें जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं। अरे जेपी नड्डा जी, संगठन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, संगठन महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली थी कि आपके संगठन में कोई नया आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि आपके संगठन में जुड़ा हुआ आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। नया व्यक्ति भले ही ना आए, लेकिन पुराना व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए। और जेपी नड्डा जी का यह बयान और खतरनाक हो गया। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि ये जो पूर्वांचल का, जो ये पूर्वांचल की करीब सारी सीटें जो हारे हैं, 2-3 छोड़ के, जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल ने जो एक बम फोड़ा था कि कुछ दिन बाद ही योगी जी को ये मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। और जहां तक मैंने कुछ लोगों से बात की, नेताओं से बात की, जो चीज मुझे समझ में आई, मुझे ना कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ के जो पूर्वांचल के बीजेपी के जो नेता है ना, उनके घाघपन ने भी भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उन चेहरों पे, तमाम नए चेहरों पे, जो अलग पार्टी से आए हुए लोगों पे भरोसा दिखाया, वो भी हराया है। लेकिन इन सब के बीच आपको ये याद रखना है कि 2027 सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। और इस 2027 में 27 का जो चुनाव होगा, हो सकता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर से गठबंधन में लड़े, मे भी पॉसिबल। अगर नहीं भी होता है
तो राहुल अखिलेश यादव बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे। बस आपको यह ध्यान देना है कि बहुत उत्साहित नहीं होना है। आगे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बड़ बोलापन था, जैसे ये कह रहे हैं दिनेश लाल यादव जी ने बोला था आजमगढ़ में कि एकर हिम्मत है कि हमके हरा दे ले। अरविंद राजभर के बाऊ खूब योगी जी को चिलम चटा रहे थे, ले समझ में आ गया, हो गया। आपके पारसनाथ राय ये शिक्षक तो थे, अभी भी हैं, लेकिन इनका स्टेटमेंट सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाया। चंदौली महेंद्र पांडे जी की उदासीनता, मुझे तो बहुत काम नहीं दिखा। मैं कभी कभी आता हूं जाता हूं चंदौली, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। प्लस बलियां, आपने नीरज शेखर को लाके लड़ा दिया। नीरज शेखर एक ब्रांड, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र, वो भी हार गए। सनातन पांडे जी जीत गए। तो जातीय समीकरण के हिसाब से समाजवादी पार्टी एंड गठबंधन ने भी टिकट दिया था और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए ने भी टिकट दिया था, लेकिन हुआ क्या, जस्ट उल्टा पड़ा। उनका समीकरण सेट हो गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मुसलमानों ने जम के वोटिंग की है भारतीय जनता पार्टी को केवल हराने के लिए और कुछ नहीं। क्योंकि उनके जहन में जो बैठा था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, उनके जहन में 24 घंटे चलती थी कि यार ये हमारे साथ गलत हुआ है। और एक वोट, बल लोग तो बोल रहे हैं 1-2%, 1% के आसपास बीजेपी को मिला है। अब क्या सच्चाई है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। तो जो लाभार्थी थे वो भी इनके हाथ से छटक गए। उसके बाद भी तीसरी बार एनडीए की जीत, नेहरू के बाद मोदी ये कारनामा करने में सफल हुए। जीत की बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। ढोलू जी लिख रहे हैं वो सब ठीक है, अयोध्या कैसे हार गए, 7 साल पहले जाना हुआ था उससे 100 गुना बेहतर है आज का अयोध्या। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। अयोध्या कैसे हार गए, तो मेरा सवाल यही कि अयोध्या लोग इसलिए हार गए कि लोगों ने लल्लू जी को कल्लू जी को वोट ही नहीं किया। और वहां भी जो समीकरण है वोटिंग का, जो जातीय समीकरण है वो उनके पक्ष में था, पीडीए के पक्ष में था। यह भी एक कारण है। वहां हिंदू, जो बीजेपी का नारा था कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो ठीक है, लेकिन वोट देते समय वो जो पीडीए का उनका नारा था वो वहां उस हिसाब से वोट गया। बनारस क्या था 2014 से पहले, क्या 1,50,000 लाख मार्जिन से जीतना था मोदी जी को। हाँ ठीक है, जीत गए, ये अच्छी बात है। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मंथन करें तो बेहतर होगा। आपके मऊ में बीजेपी नेता प्रचार पर, मऊ में बीजेपी के नेता प्रचार नहीं किए। अब आप बीजेपी के बड़े नेता मनोज राय को मंच पे खड़ा होके ओम प्रकाश राजभर जी बोलेंगे कि हम राजा हैं, तुम हमारे चेला हो, तो आदमी क्या प्रचार करेगा। बोलने से पहले 20 बार समझना चाहिए। हाँ, अनुप्रिया पटेल का कप प्लेट जो है बड़ा मुश्किल से बचा है, बहुत मुश्किल से बचा है। अनुप्रिया पटेल भी किसी तरीके से अपनी इज्जत को बचाने में, राजभर का क्या होगा, सतीश चाचा पलटी मारने जा रहे हैं। अब देखिए, सतीश चाचा इतने गए गुजरे आदमी नहीं है। सतीश चाचा को यह भी पता है कि 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव बिहार में है। अगर वो पलटी मारेंगे तो पलट जाएंगे पूरी तरीके से। इसलिए इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। बहरहाल वो एनडीए समझे, पलटी मारे या ना पारे वो उनके समझे। बीजेपी को अब नए चेहरे पर दाव लगाना चाहिए। बिल्कुल अतुल राय जी आप सही कह रहे हैं, तमाम ऐसे नौयुवक हैं जो अच्छा लड़ सकते थे। और आप चाहें तो क्या रीजन रही है भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में बेहतर न कर पाने की, इसके बारे में भी आप कमेंट दे सकते हैं। बहरहाल नई सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और अखिलेश यादव और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, जिन्होंने इतना अच्छा चुनाव लड़ा और अपने आप को, अपनी जो 4 जो महत्वपूर्ण चुनाव वो हारे हैं उसको रिकवर करके 2024 में जहां पे सुनामी थी नरेंद्र मोदी और उनके विकास की, उसमें भी उन्होंने सेंध मार के एक अच्छा लीड किया है। इसकी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मां भारती। आगे एक एक सीट का विश्लेषण मैं रोज आपको दूंगा और मुझे लगता है कि आप उसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं या आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि किस वजह से वो उनके साथ ऐसा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।